यहाँ पर फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल हमें दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमें दो प्रोसेस बताए हैं डेटा फॉर्मेटिंग के। फर्स्ट इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये दो हमारे फीचर्स होते हैं एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू हम डाटा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसको फीचर्स को एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं, इनका क्या यूज है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन को एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो डाटा वैलिडेशन का मीन यहाँ पर यह है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेल के अंदर अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ हम वैलिडेशंस लगाना चाहते हैं कि यूजर उससे बाहर एंटर ना कर पाए, तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक्सेल के अंदर किसी भी सेल पे कोई भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं। अभी अगर मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 500 लिखा, 10,000 लिखा, तो यानी कहने का मतलब मैं कुछ भी डेटा अगर अभी एंटर कर रहा हूँ तो वो सारा मैं उस एक्सेल शीट के अंदर एंटर कर सकता हूँ। मगर मैंने यूजर के लिए उसमें रेस्ट्रिक्शंस कर दिए कि यूजर उसमें 10 से 50 के बीच का ही नंबर एंटर कर सकता है, उससे बाहर कोई दूसरा नंबर वो नहीं लिख सकता। तो उसको अपन बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशंस यहाँ पे बोल रहा है इट्स अलाउ यू टू क्रिएट सर्टेन रूल्स दैट डिटेक्ट व्हाट कैन बी एंटर्ड इनटू अ सेल। यानी आप यूजर को क्या अलाउ कर रहे हो, उसके लिए आपने एक रूल क्रिएट किया और उस रूल के अंदर आपने बताया कि यूजर सामने वाला क्या पर्टिकुलर उस सेल के अंदर एंटर कर सकता है। तो वो आपका कहलाएगा डाटा वैलिडेशन। अब इसको वैलिडेशन को अप्लाई करने के यहाँ पे दो तरीके हैं, तो दो तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड बाय प्रिवेंटिंग द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा इन सेल एंड सेकंड इज कॉल्ड बाय एनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन सेल। मीन्स पहला कि अगर हमारे पास मान लीजिए पहले से कोई एक्सेल शीट तैयार आती है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा रिकॉर्डेड है और उसमें हमें ये चेक करना है कि इनवैलिड डेटा कितना है। यानी आफ्टर टाइप डेटा, मतलब कोई भी डेटा हमारे पास ऑलरेडी कोई रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, कोई बनी हुई रिपोर्ट हमारे पास मेल के थ्रू आई है, उसमें मेरे को ये चेक करना है कि इसमें इनवैलिड डेटा कितना है। तो इनवैलिड डेटा जो आप रूल क्रिएट करोगे उसके अगेंस्ट में, वो रूल के अगेंस्ट में जो भी डेटा आपका इनवैलिड होगा वो सारा आपको सर्किल में हाईलाइट कर दे, उसको हम बोलते हैं बाय एनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन सेल। दिस वन, सेकंड वन। यानी जो डेटा ऑलरेडी टाइपेड है, मतलब जो हमारे पास पहले से डिटेल दिया हुआ है रिकॉर्ड, उस रिकॉर्डेड डेटा में से अगर मुझे ये पता करना हो कि इनवैलिड कितना है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि सारा सर्किल में हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय एनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन सेल। सेकंड होता है बाय प्रिवेंटिंग द यूजर, मीन्स कि जब यूजर कोई डेटा एंटर करे और अगर वो इनवैलिड डेटा एंटर करे तो वो उसको एंटर ना करने दे, तो उसमें वहां पे एरर शो हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलिडेशन। तो उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। ये मैंने कुछ कॉलम एंटर किए हैं, सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। ये मैंने नेम, एज, टैक्स लेंथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सिटी
ये मैंने कॉलम्स ऐड किए। अब आप यहाँ देखिए कि नेम कॉलम मैंने ऐड किया है। इस नेम कॉलम के अंदर मैं ये चाहता हूं कि यूजर अगर इस सेल के अंदर, यानी मैं इसमें स्पेसिफाई कर देता हूं, जैसे ये इतना ऑर्डर, इतना ये मैंने रो में बॉर्डर अप्लाई कर दिया 12 रो तक, यानी थर्ड रो से लेके 12 रो के बीच में अगर कोई भी नेम एंटर करता है तो सिर्फ वो अल्फाबेट्स में ही एंटर हो सकता है। मतलब नेम जो है वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही एक्सेप्टेबल है। अगर इस नेम कॉलम के अंदर कोई भी न्यूमेरिक डिजिट अगर वो एंटर करेगा तो वहां पर वो एरर शो कर देगा। ठीक है, यानी उसको वो वैल्यू लिखने नहीं देगा। पहली कंडीशन जो है मेरी वैलिडेशन की। सौरभ अपना माइक म्यूट रखो। तो नेम कॉलम के अंदर कंडीशन में यहाँ पे ये देना चाहता हूँ कि जो भी यूजर इसमें नेम एंटर करेगा वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही एंटर कर सकता है। अगर वो न्यूमेरिक डिजिट अगर वो एंटर करेगा तो वहां पे वो एरर शो कर देगा। सेकंड कंडीशन में एज में दे रहा हूँ कि यहाँ पर एज जो एंटर होगी वो 20 से अबव ही हो सकती है। अगर कोई 20 बिलो एज एंटर करता है तो वो इसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। ये मेरी सेकंड कंडीशन है एज के लिए। थर्ड कंडीशन है टेक्स्ट लेंथ के लिए कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट एंटर होगा वो सिर्फ आपका 5 से 8 करेक्टर के बीच का ही हो सकता है। तो 5 से 8 करेक्टर के बीच का ही आप टेक्स्ट इसमें एंटर कर सकते हो। तो मैंने उसकी लेंथ फिक्स कर दी कि इस लेंथ से ज्यादा या छोटा टेक्स्ट इसमें एंटर नहीं हो सकता। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर मैं कंडीशन यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि जो भी मैं इसमें डेट एंटर करूंगा वो 1 जनवरी 2010 के बाद की ही एंटर हो सकती है। तो 1 जनवरी 2010 के बाद वाली ही डेट वो एक्सेप्टेबल होगी। उससे पहले की कोई अगर डेट डालता है तो वो इसमें एक्सेप्टेबल ना हो। सिटी के अंदर मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सिटीज होंगी जो मैं चाहता हूं कि उसमें से मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, तो मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक और सिटी है, ये भी मैं ड्रॉप डाउन तैयार करना चाहता हूं, तो उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी। तो अभी देखिएगा, अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ इनकी कंडीशंस आप कैसे इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी नेम को स्किप कर रहा हूँ, पहले एज से स्टार्ट करते हैं। एज में कंडीशन मैंने दी कि मुझे जो एज एंटर करनी है वो 20 से अबव एंटर होनी चाहिए, उससे बिलो एज एंटर नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ एज के अंदर मैं 15 अगर एंटर कर रहा हूँ तो 15 ले रहा है, 10 एंटर कर रहा हूँ तो 10 भी ले रहा है, 25 कर रहा हूँ तो 25 भी ले रहा है। तो कहने का मतलब मैं कोई भी अगर इसमें नंबर डाल रहा हूँ तो सारे नंबर मेरे लिए एक्सेप्ट हो रहे हैं। मगर मैंने यहाँ पे अब कंडीशन यहाँ चाहता हूँ कि यूजर इसके अंदर जो एज एंटर करेगा वो सिर्फ 20 से अबव ही कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करेंगे जितने एरिया पे आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है। वैलिडेशन मतलब सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको डेटा टैब। यस सर। ठीक है, Yes, डेटा sir. टैब पे जाना है। उसके अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है डाटा वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। ये वैलिडेशन नाम से दिया हुआ है आपको। जब आप वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, सेटिंग, सेकंड इनपुट मैसेज और थर्ड होता है एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो इसमें डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अभी आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहला टैब सेटिंग टैब। इसके अंदर यूजर को आपको अलाउ करना है। तो अभी जो अलाउ है उसमें ये था कि हम यूजर मतलब कोई भी शीट के अंदर कैसा भी टाइप का डेटा वो एंटर कर सकता है, मगर अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यूजर इस एरिया के अंदर जो एज एंटर करेगा वो एज अबव 20 होगी। तो उसको करने के लिए यहाँ पे आपको यूजर को अलाउ कर रहे हैं। अलाउ के अंदर हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं कि आप यूजर को किस टाइप का डेटा अलाउ कर रहे हो, नंबर के लिए, डेसिमल्स के लिए, लिस्ट के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, XYZ। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे होल नंबर।
होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन पूछेगा, क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है आपका। तो उस क्राइटेरिया को आप सेलेक्ट करेंगे। आप बिटवीन लेना चाहते हैं, इक्वल लेना चाहते हैं, नॉट इक्वल लेना चाहते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया है। तो यहाँ हमारा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन, और किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या है वो हमारी 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है वो मेरी कंडीशन क्या हो गई कि मेरे को इस रेंज के अंदर जो एज एंटर करनी है वो एज हमारी 20 से अबव होनी चाहिए। तो ये मैसेज आपने यहाँ पे अलाउ कर दिया, फाइनली ओके कर देना। ओके होने के बाद बेनिफिट क्या रहा, बेनिफिट ये है कि अब आप इस एज कॉलम के अंदर अगर 25 से अबव वैल्यू एंटर करते हो तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मगर अगर 25 से वो सॉरी 20 से अबव बिलो अगर कोई वैल्यू आपने एंटर करी तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा, 12 लिखते ही ये मेरे पास मैसेज अपीयर हो गया। इस मैसेज को आप पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ आ रहा है मैसेज में। The value you entered is not valid. A user has restricted values that can be entered into the cell. ठीक है, तो जो वैल्यू आपने लिखी है इस सेल के अंदर वो गलत है, बिकॉज यूजर ने रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रखे हैं कि आप ये वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो रिट्राई करेंगे, फिर आप कोई दूसरी वैल्यू अगर आप एंटर करते हो सही तो ये ले लेगा। अगर आपने 20 भी एंटर किया तो भी ये आपको एरर शो कर देगा, बिकॉज आपने यहाँ जो कंडीशन अप्लाई की थी वो 20 ग्रेटर देन की था। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल लेते तो 20 एक्सेप्टेबल होता। तो ये इस तरीके से आपका वैलिडेशन होता है। तो जब आप रिपोर्टिंग अगर आप तैयार करते हो आगे के लिए, तो आप चाहते हो कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग वर्क ना कर पाए, तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक एरिया आपने उसमें फिक्स कर दिया और उसके अंदर आपको क्या डेटा एंटर करवाना है वो आपने वैलिडेशंस में अप्लाई कर दिया। जैसा आप इसका सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो, आप नेट सर्फिंग करते हो, इंटरनेट चलाते हो आप लोग, तो उसमें लिमिटेशंस होती हैं, या आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि पासवर्ड इतने करेक्टर का होना चाहिए, उसमें मिक्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो सारे वैलिडेशंस होते हैं। तो पहले से प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं, तो उससे बाहर यूज़र कोई एंटर नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस होता है आपका इसमें वैलिडेशन का। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया एज कॉलम के लिए। नेक्स्ट वन हम इसमें चलते हैं, एक मिनट ना गाइस, होल्ड कीजिएगा। तो ये था एग्जांपल अपना एज के लिए। अब नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं टेक्स्ट लेंथ के लिए। तो टेक्स्ट लेंथ का जो यूज है वो किस तरीके से यूज होगा टेक्स्ट लेंथ का। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट एंटर करूंगा वो जो टेक्स्ट एंटर होना चाहिए वो 5 to 8 कैरेक्टर्स के ये बीच का होना चाहिए। ठीक है, यानी ना तो 5 से कम होना चाहिए, ना ही 8 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बीच का कोई भी टेक्स्ट लेंथ का आप डेटा एंटर कर सकते हो। तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, आप रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद अगेन डेटा टैब के अंदर आप वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो वैलिडेशन जो क्राइटेरिया है उसमें आप यूजर को अलाउ कर रहे हैं। अब अलाउ हम करेंगे टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ जो है वो अलाउ हम कर रहे हैं, कितनी अलाउ कर रहे हो उसकी कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे बिटवीन। बिटवीन के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 5, मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन अप्लाई की, यानी मैंने वैलिडेशन दिया कि मैं इस रेंज के अंदर टेक्स्ट की लेंथ में फिक्स कर रहा हूँ कि यूजर 5 to 8 कैरेक्टर का ही टेक्स्ट इसमें एंटर कर सकता है। आप इसको ओके करेंगे।
ओके होने के बाद देन अब अगर आप इसके अंदर जब कोई भी टेक्स्ट आप एंटर करते हैं, मान लो आपने राजेश लिखा, यहाँ पे राजेश कितने कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। मगर यहाँ पे आपने लिखा गिरधारी लाल, तो गिरधारी लाल लिखते ही यहाँ पे देखो ये मैसेज दे दिया, जो आपने जो डेटा एंटर किया है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि वो 5 to 8 कैरेक्टर का ही नाम इसमें एंटर कर सकता है। अगर आप छोटा नाम लिखते हो, मान लो आपने राज लिखा, तो ये 5 से बिलो कैरेक्टर्स भी नहीं लेगा। तो ये आपका वैलिडेशन होता है। नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी डेट एंटर होगी वो अबव 1 जनवरी 2010 के बाद की होगी, ठीक है। तो उससे पहले की कोई भी डेट वो एंटर नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो उसको हम कैसे अप्लाई करें, सेलेक्ट किया रेंज, रेंज सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन, वैलिडेशन में वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया यहाँ पे हम अलाउ करेंगे डेट, डेट अलाउ होने के बाद उसका कंडीशन हम देंगे, कंडीशन है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के अंदर यहाँ पर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट यहाँ पे हम रख रहे हैं 01/01/2010, ठीक है। यानी मेरे यहाँ पे कंडीशन है कि मैं इस रेंज के अंदर जो डेट एंटर करवाना चाहता हूँ वो कौन सी होनी चाहिए, 1 जनवरी 2010 के बाद की, यानी उससे बड़ी डेट आप एंटर कर सकते हो। ओके कर दो। ओके होने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अगर आप यहाँ पे कोई डेट डालते हैं, मान लो आपने डाला 15 अप्रैल 2012, तो 15 अप्रैल 2012 एंटर करने पर ये इसने एक्सेप्ट किया। आपने डेट डाली 22 जुलाई 2005, तो देखिए जैसे ही आपने ये डेट एंटर करी, ये डेट एंटर होते ही एरर शो हो गया। तो इस तरीके से आप 2010 1 जनवरी 2010 के बिलो की डेट कोई भी एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है जैसे सिटी के लिए। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को सिटी के नेम एंटर करने हैं, मगर जो सिटी नेम एंटर होंगे वो मैंने फिक्स कर रखे हैं कि वो 5-6 सिटीज हैं जो ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अदर सिटी नेम आप उसमें नहीं लिख सकते। तो मैंने सिटी के नाम फिक्स कर रखे हैं और वो मैं चाहता हूँ कि वो उसकी एक मैं लिस्ट तैयार करूँ, उस लिस्ट में से पर्सन सामने वाला अपने आप सेलेक्ट कर सकता है, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वहां पे जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट उस लिस्ट में से उसको जो भी नाम सिटी लेना है वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो वो हम उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करें कि यूजर उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ के अंदर आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा सोर्स। तो अगर आपके पास लिमिटेड सिटीज हैं, मान लीजिए 8-10 हैं या 5-6 हैं, तो ठीक है, आप उसको मैनुअल आप यहाँ पे एंटर कर दो। तो पहले मैं आपको मैनुअल वाला बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिस्ट मैनुअल तैयार होती है। तो आपने यहाँ पे अलाउ में लिस्ट सेलेक्ट किया, सोर्स के अंदर कर्सर रखा और आपको यहाँ पे जो भी सिटी नेम आपको देने हो वो सिटी नेम आपने यहाँ पे टाइप कर दिया सेपरेट कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये मैंने मान लो 5 सिटी नेम एंटर कर दिया, अजमेर, पुणे, जालौर, पाली और सीकर। ये लिखने के बाद आप करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करते ही आप यहाँ देखिए आपके सामने ये इस तरीके के ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है एक। इस एरो बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो आपने सिटी के नेम एंटर किए थे ये सिटी नेम आपके वहां पर शो हो गए। अब आपको जो भी सिटी नेम लेना होगा आप बस क्लिक कर दो, क्लिक करते ही वो अंदर उसमें फिल हो जाएगा।
तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बस उस बटन पे गए, बटन पे जाके आपने वो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते ही ये चीज अपने आप वहां पे फिल हो गई। इससे बाहर अगर आपने कुछ अदर सिटी का नाम कुछ भी लिखना चाहा या कोई भी टेक्स्ट भी अगर आपने लिखना चाहा तो वो आपके लिए एक एरर मैसेज फिर हो जाएगा। तो ये आपको लिखने नहीं देगा उन 5 सिटी के नेम के अलावा। तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई। तो डायरेक्टली आपको डेटा फिल करने की रिक्वायरमेंट है, बस आप सेलेक्ट करो जो भी आपको डेटा उसमें से चाहिए। ये होता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना। तो ये मैंने आपको बताया ड्रॉप डाउन मैनुअल। अब इसी में अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये तो चलो ठीक है मैनुअल था, मगर अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में मान लो हजारों नेम है, 1000 सिटीज के नेम है या 100-200 सिटीज के नेम है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए आप मैनुअल उसमें वैलिडेशन में जाके लिखने बैठोगे एक एक। तो उसके लिए क्या है, पहले आप उस डेटा को एक एक्सेल शीट के अंदर आप रेडी करके रख लो, ठीक है, करंटली। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिटीज के नेम डाल दिया। अब क्या करते हैं हम, इस सोर्स को वैलिडेशन में यूज करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, ये अलग से मैंने एक और कॉलम ऐड किया है, सिटी कॉलम। तो आप इसकी रेंज को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ क्राइटेरिया आ रहा है, इस क्राइटेरिया में आप लिस्ट सेलेक्ट करना और लिस्ट के अंदर यहाँ सोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपने मैनुअल अभी आपने जो सोर्स दिया था उस जगह पे आप वो पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेना। तो लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से जयपुर से लेके नीचे तक कंप्लीट जो भी आपको रेंज ऐड करनी है सिटी में वो आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट होने के बाद मैक्सिमाइज करके इसको कर देना ओके। ओके होने से बेनिफिट क्या रहा, आप यहाँ पे जाएंगे देखिएगा, ये आपकी देखिए सारी सिटीज के नेम आ गए जो आपने कहा। तो आपका टाइम सेव हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, बस आप क्लिक करो, ये डायरेक्ट आपका डाटा फिल हो गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वो सोर्स भी इसमें गिवन कर सकते हो। तो ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। मगर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक लिमिटेशन होता है। तो लिमिटेशन इसकी ये है कि अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सोर्स सेलेक्ट किया है, जहां से भी वो रेंज आपने ये जो रेंज सेलेक्ट की थी इस वाले एरिया के लिए, तो उसमें से अगर आप कोई डेटा अगर रिमूव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अजमेर रिमूव कर दिया, तो अगर आपने इस रेंज में से अजमेर रिमूव किया है तो जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी लिस्ट में से भी अजमेर रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है अगर डेटा सोर्स आप लिस्ट में सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका वैलिडेशन होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ ड्रॉप डाउन वाला। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ और वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर मेरे पास पहले से मैंने एक अलग एरिया पे मैंने सिटी के नेम मैंने प्रिंट करके रख रखे हैं। ये इसलिए कर रखे हैं ताकि मुझे वैलिडेशन के अंदर मैनुअली वो सारे नाम एंटर ना करना पड़े, क्योंकि अगर मान लो 100-200 1000 नेम अगर एक साथ होते तो मैं मैनुअल कहाँ तक लिखने बैठता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले जहाँ पे जितने एरिया में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है वो वैलिडेशन एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ यूजर को अलाउ करेंगे, अलाउ में आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो सोर्स बटन आ रहा है उस सोर्स के अंदर आप वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज को आपको लिस्ट में ऐड करना है। तो वो रेंज हमारी हो गई कंप्लीट जयपुर से लेके नासिक। ये सेलेक्ट होने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके होने के बाद देन आप जब इस ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी सिटीज के नेम मिल जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी सिटी नेम यहाँ से पिक कर सकते हैं। मगर इसकी एक लिमिट है कि अगर आपने सोर्स डेटा में से कोई भी डेटा अगर आपने वहां से रिमूव किया, मान लो आपने कोटा रिमूव कर दिया यहाँ से, तो जब आप अगेन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ कोटा आपका मिस हो गया है। तो अगर यही चीज अगर आप मैनुअल कर रहे होते तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है ड्रॉप डाउन लिस्ट की सोर्स की। तो ये आपका वैलिडेशन होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया या डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडेशंस एज अ रिक्वायरमेंट जहां पे हमें जैसी जरूरत है उस अकॉर्डिंग आप अपने एक्सेल फाइल में उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम वाला एक मैंने आपको स्किप किया था तो उसको भी देख लेते हैं कि इसका हमें कैसे यूज करना है।
तो नेम के लिए यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। अच्छा, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? पहले तो ये चीज मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब मैं जो आपको नेम कॉलम के लिए बता रहा हूँ वो ये है कि मुझे यहाँ वैलिडेशन देना है कि जो भी यहाँ पे पर्सन नेम एंटर करेगा वो जो नेम है वो सिर्फ टेक्स्ट में ही एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट डाले ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं नाम डाल रहा हूँ तो ले रहा है, नंबर डाल रहा हूँ तो ले रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस नेम कॉलम के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट एंटर करे तो वो उसको ना ले। तो उसके लिए हम वैलिडेशन कैसे अप्लाई करें? तो वैलिडेशन ये कहता है कि जो वैलिडेशन रेंज के अंदर आपको यहाँ पे जो ये अलाउ के अंदर क्राइटेरियाज मिल रहे हैं उसके अलावा आप खुद का भी एक न्यू वैलिडेशन क्राइटेरिया इसमें बना सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना होता है कस्टम। तो आप यहाँ पे अलाउ के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे बटन सेलेक्ट करेंगे कस्टम। जब आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपसे यहाँ पूछेगा फॉर्मूला। अब कस्टम जो यूज होता है ना, ये सारा बेस होता है फॉर्मूला बेस। यानी एक्सेल के अंदर जितने भी हम फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज हम जब आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपने फंक्शंस नहीं पढ़े, अभी अपन स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो कस्टम के अंदर जाकर हम वो फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी जरूरत का हमें जहाँ पे ऐड करना है। तो किस तरीके से? तो देखिए, यहाँ पे कंडीशन थी कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में ही डेटा एंटर करवाना है, न्यूमेरिक एंटर नहीं होना चाहिए इस रेंज के अंदर। तो एक्सेल के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इस टेक्स्ट इक्वल ISTEXT। इस टेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में, वेदर अ वैल्यू इज गिवन इज टेक्स्ट और नॉट। तो उस कंडीशन को चेक करके वो रिजल्ट प्रिंट करता है ट्रू और फॉल्स में। तो इस टेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है कि जो गिवन सेल पे जो डेटा आप एंटर कर रहे हो वो टेक्स्ट में है या नहीं है। अगर टेक्स्ट है तो एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं है तो वो नॉट एक्सेप्ट है। तो आपको क्या लिखना है उसके लिए? इक्वल्स टू इस टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करना है और उसके अंदर आपको स्टार्टिंग फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग एक सेल, जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेल है आपका ब्लैंक, वो आपको एंटर करना है। ये होने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एंड देन ओके। बेनिफिट क्या रहा जरा देखिए। अब आप यहाँ पे नाम डालो। मान लो आपने यहाँ पे नाम डाला सौरभ, एक्सेप्ट किया। अभिषेक डाला, एक्सेप्ट किया। आपने कोई नंबर डाला, ये इसने एरर शो कर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ आपका नाम ही लेगा, यानी कोई भी टेक्स्ट फॉर्म ही लेगा, मगर अगर आप इसमें कोई न्यूमेरिक डिजिट डालेंगे तो ये आपके लिए एरर शो कर देगा। तो आप चाहते हो कि नेम सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही आना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक कोई भी अगर डेटा एंटर कर रहा है तो वो एरर शो कर दे। तो उस पर्पज के लिए हम उसको कस्टम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो कस्टम का जो यूज हम करेंगे, ये कस्टम हम तब यूज करेंगे जब हमें खुद के कोई नए रूल हमें इसमें क्रिएट करने हो। तो वो जितने भी रूल्स होंगे वो सब बेस होंगे फॉर्मूला बेस। ठीक है, क्लियर? सर आपने ना इसमें एक चीज बताई कि जैसे है ना A3 आपने डाला इक्वल्स टू करके इस हाँ टेक्स्ट जी फिर A3 डाला, तो A3 वाले में फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ना, नीचे कैसे हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई? सर, वो रेंज सेलेक्ट के की हुई कारण है हो रहा है क्या? जो मैंने पहले रेंज सेलेक्ट किया ना वैलिडेशन, अच्छा तो वो रेंज पूरे पे अप्लाई होगा वैलिडेशन फॉर्मूला। क्योंकि इस टेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है उसमें फॉर्मूले में हम एक सिंगल सेल ही प्रिंट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले के अंदर गिवन कर सकते हैं, उसमें हम रेंज गिवन नहीं कर सकते। तो इसलिए रेंज मैंने पूरी सेलेक्ट किया और वैलिडेशन अप्लाई जो हो रहा है ओवरऑल रेंज पे हो रहा है, ठीक है सर, फॉर्मूला एक सिंगल सेल पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर सबको? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन?
पक्का ना, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। ओके, अब इसमें एक लास्ट चीज आपने यहाँ पे देखे, हमने सारे वैलिडेशंस, हमने अलग अलग तरह के वैलिडेशंस लगाए। अच्छा, और भी वैलिडेशंस आप लगा सकते हो, देखो इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि डिपेंड करेगा जहाँ जैसी कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो लिमिट वहाँ पे सेट कर सकते हो वैलिडेशंस में जाके। तो जब आपको सारे फंक्शन फॉर्मूलाज एक्सेल के आ जाएंगे ना, तो उसके बाद ही आप वो फिक्स कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पर एक मैसेज अपीयर भी आप सामने वाले यूजर को दे सकते हो। जैसे अभी हमें नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमने वैलिडेशन तो लगा दिया, मगर हमें उसको वैलिडेशन का हमें पता नहीं है कि किस रेंज में हमने क्या वैलिडेशन लगा रखा है। तो उसके लिए मैं यूजर को एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि जब वो पर्टिकुलर उस रेंज में काम करे तो उसके सामने वो मैसेज अपीयर हो जाए कि भैया आपको इस पर्टिकुलर रेंज में ये काम करना है। तो हम उस पर्टिकुलर रेंज के लिए यूजर को क्या मैसेज दे सकते हैं, तो कैसे देंगे? मान लीजिए आपने ये रेंज सेलेक्ट किया था, आप वैलिडेशन पे गए थे, आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया कि आपको यूजर को एंटर करवाना है ग्रेटर देन 20, ठीक है। नेक्स्ट आपको अब आना है इनपुट मैसेज टैब पे। यहाँ पे इनपुट मैसेज टैब के अंदर आप यूजर के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो उस मैसेज का आपको टाइटल क्या देना है, तो टाइटल हमने दे दिया मैसेज अलर्ट। और इनपुट मैसेज के अंदर मैंने यूजर को जो भी मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, वो मैसेज में आप सेलेक्ट मतलब लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका इनपुट मैसेज हो गया। अब आप इसको ओके कर दो। इसका बेनिफिट क्या है देखो, जैसे ही यूजर उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कर्सर रखेगा, कर्सर रखते ही उसके सामने ये मैसेज आ जाएगा। तो यूजर को पता रहेगा कि उसको क्या काम करना है। तो मतलब उस रेंज से बाहर अगर वो काम करेगा जो मैसेज के अगेंस्ट में, तो फिर उसके सामने वो एरर शो हो जाएगा। जैसे 55 अगर उसने लिखा तो ये एक्सेप्ट है, मगर उसने अगर 15 लिखा तो ये एरर आ गया। अब क्या होता है कि आप के सामने ये जो एरर मैसेज आ रहा है, मान लो ये मैसेज सामने वाले यूजर को समझ में नहीं आ रहा पढ़ने पे कि भैया ये किस पर्पज से आ गया, मैं तो वैल्यू सही लिख रहा था, ठीक है, या जो भी है, तो उसको ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा। तो आप उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज एरर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। तो ये जो मैसेज है वो कंप्यूटर की तरफ से बाय डिफॉल्ट आएगा। तो इस मैसेज को भी आप चेंज कर सकते हो, एरर मैसेज को। तो उसके लिए वो सेम आपको रेंज सेलेक्ट करके वैलिडेशन में थर्ड टैब मिलेगा एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में आप जो भी यूजर के लिए एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, वो आप मैसेज का टाइटल लिख दो और एरर मैसेज आप क्या डालना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से ये मैंने मैसेज दे दिया कि एंटर वैल्यू इज नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, यानी जो पहले जो मैसेज आ रहा था वो ना, कि सिंपल शॉर्ट मैसेज आप यूजर को एरर के लिए दे सकते हो। ओके करो। अब देखो, अब अगर वो वैल्यू इनवैलिड डालता है तो जो आपने दिया मैसेज था वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरे वैलिडेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका डाटा वैलिडेशन। तो इट्स अ पार्ट ऑफ डाटा फॉर्मेटिंग। तो उस फॉर्मेटिंग का पार्ट का एक ये टूल होता है, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। ये बहुत यूजफुल है आगे ऑफिशियल में कहीं भी आप रिपोर्टिंग, जो भी आप फाइल्स बना रहे हैं, फॉर्मेट्स बना रहे हैं, तो उसमें आप इस तरीके के वैलिडेशंस लगा के आप सामने यूजर्स को अपनी फाइल को फॉरवर्ड करके उनसे डेटा एंटर करवा सकते हैं। सिक्योर भी रहता है और काम भी आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताया, उसे हम ये जितना भी मैंने अभी आपको पार्ट बताया वैलिडेशन का, इसको हम बोलते हैं बाय प्रिवेंटिंग द यूजर फ्रॉम एंटरिंग इनवैलिड डेटा इन सेल। तो ये उसके एग्जांपल थे सारे जो मैंने आपको अभी इसमें करके बताया। अब इसी का एक लास्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं बाय एनसर्कलिंग द इनवैलिड डेटा इन सेल। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक शीट ओपन की है मैंने जिसके अंदर कुछ पर्सन्स के नेम्स हैं और उनके थ्रू 3 मंथ्स की सेल दी हुई है। तो फर्स्ट क्वार्टर सेल आपको दी हुई है जैन, फेब और मार्च के अंदर कुछ एम्प्लॉयज के थ्रू। मुझे यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करके ये पता करना है कि इसमें से इनवैलिड डेटा कितना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेल अमाउंट आपको दिया हुआ है 5,000 है, किसी का 4,000 भी दिया हुआ है, किसी 7,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 1,000 भी है, किसी का 2,000 भी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट्स इसमें आपके एंटर किए हुए हैं। तो आप इन पूरे सेल्स अमाउंट में से आप उन अमाउंट्स को सर्किल में हाईलाइट करना चाहते हैं जो अमाउंट लेस देन 1,000 या 1,500 से लेस देन है। ठीक है, मेरी कंडीशन आप समझ गए कि मुझे यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट दिया हुआ है उस सेल्स अमाउंट में से मुझे ये देखना है कि 1,500 से बिलो जो अमाउंट हैं वो सारे सर्किल में हाईलाइट हो जाएं, तो वो मेरे लिए एक तरीके से इनवैलिड है, राइट। तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे उसको हम फॉर्मेट दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला हमें यहाँ पे वैलिडेशन देना पड़ेगा। वैलिडेशन देने के लिए हमें जाना है डेटा वैलिडेशन टैब पे, वैलिडेशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं हम यूजर को नंबर, और यूजर को अलाउ किया मैंने नंबर कि मुझे जो यहाँ पे सेल एंटर करवानी थी वो ग्रेटर देन करानी थी 1,500। इसे कर देना ओके। ओके होने के बाद अब अगेन आपको यहाँ पे वैलिडेशन के पास में ड्रॉप डाउन ये बटन दिया हुआ है एरो का, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है सर्किल इनवैलिड डाटा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक मैंने क्या कंडीशन दी थी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कुछ गलत हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक आपने होल नंबर कर दिया। नहीं सर नहीं, वो ठीक है नंबर।
वो कुछ टेक्निकल कुछ इशू है इसमें, फंक्शन तो सही काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इससे समझ लीजिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये नंबर्स गिवन है कुछ, ठीक है, इन नंबर्स में से मैं ये चाहता हूँ कि जो 1500 से बिलो नंबर हैं वो सारे मेरे पास सर्किल में हाईलाइट होने चाहिए। तो वो उसको लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया रेंज, वैलिडेशन पे अप्लाई किया। वैलिडेशन मैंने दिया यूजर को कि यूजर को अलाउ था कि वो इसमें नंबर एंटर कर सकता है ग्रेटर देन 1500, मगर डेटा में 1500 से बिलो नंबर भी एंटर किए हुए हैं, तो हमें वो सारे नंबर सर्किल्स में चाहिए। तो उसके लिए हम ड्रॉप डाउन पे गए और सर्किल इनवैलिड डेटा पे जब हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1500 से जो बिलो अमाउंट था वो सारा आपका इस तरीके से सर्किल में शो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सर्किल में मार्क करके ये फाइल मेल कर सकते हैं कि भाई आपने जो डाटा एंटर किया है वो इसमें इतना डाटा आपका इनवैलिड है, तो उसको वापस से सही करके एंटर करो। तो ये इस वैलिडेशन का पार्ट होता है ये भी। तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मेट दे सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो डेटा को, ये चीज। ठीक है, क्लियर सबको? अब Yes, sir. Okay. चलिए बढ़िया। कोई भी वैलिडेशन आपको अगर हटाना है तो वैलिडेशन को हटाने का तरीका है सेलेक्ट करके वैलिडेशन में ही जाके यहाँ पे क्लियर ऑल बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप वहां से वो वैलिडेशन परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम डेटा वैलिडेशन। सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, नाम से ही आई थिंक समझ गए होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमें एक कंडीशन बेस्ड फॉर्मेट देना है। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपल, अगर कहा जाए तो कलर स्टाइल इफेक्ट्स थोड़ा डिफरेंट अदर सेल से, तो वो हमारा कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ बोल रहे हैं इट्स हाईलाइट दो सेल्स हुज द डेटा सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया विद सम स्टाइल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेल। तो उन वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए जिसमें आपने कोई स्पेसिफाई एक क्राइटेरिया आपने अप्लाई किया, एक कंडीशन आपने दी, उस कंडीशन से जो वैल्यूज मैच हो रही हैं उनको एक कलर में हाईलाइट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पर 5 टाइप होते हैं। तो 5 टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारे पास इसमें। तो उसके 5 टाइप के रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हाईलाइट सेल रूल, सेकंड इज टॉप बॉटम रूल, थर्ड आइकन सेट्स, फोर्थ कलर स्केल्स और फिफ्थ होता है डाटा बार्स। तो ये सभी टाइप की आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो ये सभी टाइप की कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशंस के बेसिस पे जो भी आपको फॉर्मेटिंग देनी है जिस डेटा पे, उस पे आप वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप ऑफ कंडीशंस होती हैं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपन देखते हैं। इसके अलावा यूजर डिफाइंड कंडीशन भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कह रहा है कि यूजर डिफाइंड कंडीशंस फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स एज शोइंग इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये कह रहा है कि जो आपके पास प्रीवियस जो आपको 5 टाइप की कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस के अलावा अगर यूजर अपनी तरफ से कोई कंडीशन या क्राइटेरिया सेट करना चाहता है तो वो भी वो ऐड कर सकता है न्यू फॉर्मेटिंग रूल की मदद से। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से, ये वैल्यू इन्हीं पे ले लेते हैं सेम एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास ये सेल्स रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इस सेल रिपोर्ट में जो मैक्सिमम सबसे या चलो पहले एग्जांपल है, हम ये कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि इस जैन से लेके मार्च तक के अंदर मुझे उन सेल्स वैल्यू को हाईलाइट करना है जो सेल वैल्यू ग्रेटर देन है 9000। ठीक है, तो 9000 से अबव जितनी भी सेल हैं
वो सब मुझे एक कलर में हाईलाइट करनी है। कैसे होंगी? सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करोगे, होम टैब के अंदर आओगे। होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यूज हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेट देने के लिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये आपकी पांचों टाइप की कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। ये आपको पांचों टाइप की कंडीशंस आपको यहाँ पे गिवन है। जो भी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है वो कंडीशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो कंडीशन यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, मुझे 9000 से अबव वैल्यूज को एक सेम कलर में मेरे को हाईलाइट करना है। तो सेलेक्ट करके रेंज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। हाईलाइट सेल रूल के अंदर यहाँ पर आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, टेक्स्ट एट इक्वल, डेटा कवरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप वो कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंडीशन हम यहाँ ले रहे हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कंडीशन लेने के बाद यहाँ पर आपको वो वैल्यू बतानी है कि किससे ग्रेटर देन वैल्यूज को आपको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे वो इनपुट करना है आपको वैल्यू, तो वो आप एंटर कर दो 9000। जैसे ही आपने यहाँ पे 9000 एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि जो आपके सिलेक्टेड रेंज है उसके अंदर जो भी 9000 से अबव वैल्यूज हैं, ये देखिए आपकी सारी वैल्यूज एक सेम कलर में मार्क हो गई। तो आपको इस तरीके से आपको उन डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हो, मतलब फाइंड कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो पर्टिकुलर ऑर्डर में, अरेंज फॉर्म में। तो आपने उन सभी वैल्यूज को एक कलर में आपने शो कर दिया। कलर, जिस कलर में भी आपको फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज करोगे आगे। तो इसके ड्रॉप डाउन में आप जाके जिस भी फॉर्मेट में आपको उसको सेलेक्ट करना है, कलर में, येलो में, ग्रीन में, रेड में, या कोई अदर फॉर्मेट में, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे येलो में करना है, ओके कर दो। ये देखिए आपको पता लग गया होगा यहाँ पे कि जो हमने कंडीशन दी है 9000 से अबव वैल्यूज, वो सारी आपकी इस तरीके से एक कलर में मार्क हो गई। तो ये कहलाता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, कहाँ गए सब, सो गए क्या? सर ठीक है, अब इसी में और देखते हैं। तो ये कंडीशन मैं हटा देता हूँ। कंडीशन रिमूव करने के लिए कहाँ पे जाना होगा हमें? सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल करना है एंटायर शीट। तो जो आपने कंडीशन अप्लाई की है वो कंडीशन उस पर्टिकुलर एरिया पे से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में देता हूँ कि मुझे जैन से लेके मार्च के अंदर जो टॉप 10 सेल हुई हैं, तो जो टॉप मैक्सिमम जो टॉप सेल हैं वो मुझे हाईलाइट करनी है। तो उन टॉप 10 सेल को कैसे हाईलाइट करूंगा? सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे आपको सेकंड रूल दिया हुआ है टॉप 10। इसके अंदर आपको अलग अलग कंडीशंस हैं, टॉप 10, बॉटम 10, अबव 10। तो हम यहाँ पे लेंगे टॉप 10। टॉप 10 के अंदर यहाँ पे आप 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार। तो मेरे को 10 मैक्सिमम वैल्यूज को हाईलाइट करना है, तो 10 आपका यहाँ रहेगा। कंडीशन कलर आप सेलेक्ट कर लो एंड देन ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर जो 10 मैक्सिमम वैल्यू हैं वो सारी वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो गई। तो जो सबसे बड़ी 10 वैल्यूज उसको मिली, वो 10 वैल्यूज को इसने एक सेम कलर में फॉर्मेट दे दिया। तो इस तरीके से अपन टॉप 10, बॉटम 10, टॉप 5 वैल्यूज को भी मार्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है डाटा बार्स। अगर आपको विजुअलाइजेशन या इसे ग्राफिकली अगर आपको उसको कंपैरिजन के पर्पज से अगर आपको वैल्यूज को दिखाना है विथ इन सेल, तो आप उनको बार्स में हाईलाइट कर सकते हो। अभी जो हमने हाईलाइट किया वो एक सिंपल कलर में हमने उनको हाईलाइट कर दिया, जिसमें हमने कोई रेड कलर कर दिया, किसी को ब्लू कलर कर दिया। मगर एज ए बार ग्राफ अगर हमें उसको दिखाना हो तो
कैसे हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसके लिए सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स में जाके यहाँ पर आप यहाँ से कोई भी एक बार कलर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। तो जिस वैल्यूज का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग वो शेड आपको उस पर अप्लाई होकर दिखा देगा। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से एक फॉर्मेट अप्लाई हो गया वैल्यूज पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 52 348, तो उस पर मैक्सिमम पूरी बार आपकी फुल कलर में हाईलाइट हो रही है। मान लो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 12,000 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको मैं 12,000 कर देता हूँ। देखिए ये आपका इस तरीके से है ना, डाटा एक फॉर्मेट हो गया। तो वैल्यूज के साइज के हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके का भी एक फॉर्मेट आप अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब फॉर्मेटिंग है। तो एक स्टाइल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो स्टाइल आप कोई भी किसी भी टाइप की कंडीशन बेस अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। अगर आपको मल्टी कलर करना है तो फिर उसके लिए कलर स्केल दिया हुआ है, ये आप कलर शेड ले सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड है, तो इस तरीके के भी आप कलर्स अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें आइकन सेट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स होते हैं, हर एक पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं, शेप्स होती हैं, डायरेक्शंस होते हैं। तो कोई सा भी आप इसमें टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो वैल्यू मैक्सिमम जा रही होगी उसके लिए इस तरीके से ये देखो आपको ग्रीन सिंबल में इससे मार्क कर दिया। जितनी भी वैल्यू डाउन है वो डाउन में जा रही है, अप में जो वैल्यू है वो अप में आ रही है। इसको भी थोड़ा सा बीच का कर देते हैं वैल्यू को, ये देखो। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो, दो जो टॉप वैल्यूज हैं वो ग्रीन में मार्क हो रही हैं, जो एवरेज वैल्यूज हैं वो येलो में मार्क हो रही हैं, और जो सबसे बिलो वैल्यूज हैं वो आपकी रेड एरो में मार्क हो रही है। तो इस तरीके से आप इंडिकेशन दे सकते हो। ये तो अलग अलग हैं ग्राफिकल, जैसा भी आप इसमें डेटा फॉर्मेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ये आप अलग अलग टाइप्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आप ये ले लो, जैसे बैटरी का सिंबल होता है जैसे फुल नेटवर्क वाला, तो ये भी देख सकते हो आप। तो ये सब पार्ट होते हैं फॉर्मेटिंग के। तो ये कहलाता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस एज रिक्वायरमेंट, जहाँ जैसी आपको कंडीशन देनी है उस अकॉर्डिंग आप उस डेटा के ऊपर वो फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका कहलाता है डेटा फॉर्मेटिंग टूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. इसी में अगर आपको अपना खुद का न्यू रूल अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे अप्लाई करना हो तो फिर वो आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब जाएंगे तो यहाँ पे नीचे बटन मिलेगा न्यू रूल। इस न्यू रूल पे क्लिक करके आप अपनी तरफ से नया रूल डिफाइन कर सकते हो। तो वो जो नया रूल है वो कैसे डिफाइन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है वो डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूँ इन नेम्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये नेम कॉलम जो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका नेम कॉलम है इसमें। तो इस नेम कॉलम के अंदर कोई नेम है जो कि कितने करेक्टर का है, 6 करेक्टर का है, कोई 7 का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है, कोई 8 करेक्टर का है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो नेम्स 4 करेक्टर्स वाले हैं, ठीक है, मेरी कंडीशन समझना। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूं कि मुझे उन नामों को हाईलाइट करना है जो नाम 4 करेक्टर्स के हैं, 4 करेक्टर्स के हैं। ठीक है, मेरी कंडीशन समझ रहे हो? मेरी कंडीशन मैंने क्या दिया है यहाँ पे कि मुझे उन नेम्स को हाईलाइट करना है जो नेम 4 करेक्टर्स के, यानी जिनकी लेंथ जो है वो कितनी करेक्टर होनी चाहिए, 4 करेक्टर होनी चाहिए। तो उन 4 करेक्टर लेंथ वाले नेम्स को मैं कैसे हाईलाइट करूं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया रूल क्रिएट करना पड़ेगा और उस रूल को हम क्या बोलेंगे, हमारा
कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो कैसे अप्लाई करेंगे हम उस रूल को? तो देखिए, सबसे पहले पूरे नेम कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो। तो ये हमने नेम कॉलम हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट होने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे नेम मिलेगा न्यू रूल। इस न्यू रूल बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रूल बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके अंदर जो मैंने अभी आपको 5 कंडीशंस आपको जो बताई अभी, वो ये 5 कंडीशन ऊपर की टॉप की हैं। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल, फॉर्मेट टॉप एंड बॉटम, अबव और बिलो, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। लास्ट में फिर एक ऑप्शन आता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आप जिस फॉर्मूला के बेस पे उन वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए ये जो रूल सेलेक्ट आपको करना होगा वो ये है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमें क्या करना है, लेंथ फंक्शन की हमें चेक करना है कि इस नेम कॉलम के अंदर जिनकी लेंथ 4 कैरेक्टर है, ये उनको हाईलाइट कर दें। तो आपको यहाँ पे पहले तो रूल टाइप सेलेक्ट करना है, दिस वन। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो जो फॉर्मेट सेलेक्ट होगा उसके लिए आपको लिखना है इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम होता है लेन, LEN। ठीक है, ये फंक्शन होता है इक्वल्स टू LEN, लेन, ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको स्टार्टिंग का जो अपना फर्स्ट नेम है ना, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो ये आपने जो भी सेल सेलेक्ट किया, जैसे सेल एड्रेस आ रहा है इसका B3, तो ये जो 3 से पहले जो डॉलर का साइन आ रहा है ना, इस डॉलर साइन को आपको मिटा देना है। ठीक है, ये क्यों मिटा रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डॉलर साइन अगर आ रहा है तो उसको आपको हटाना है। ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे इक्वल, यहाँ पे लिखना है 4। तो ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे चेक किए हूँ, मैं इसमें ये कंडीशन दी है कि इस रेंज के अंदर जो भी नेम्स हैं, अगर उन नेम्स की लेंथ इक्वल है 4, मतलब 4 कैरेक्टर अगर है, तो ये जो लेन फंक्शन होता है ना, ये एक्सेल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो काम करता है पर्टिकुलर लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। पर्टिकुलर लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पर कि जो भी सेल आपने उसमें गिवन किया उसकी लेंथ चेक करेगा कि उसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नेम में कैरेक्टर अगर मैं मैनुअल काउंट करूँ तो इसमें टोटल कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, 7 कैरेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, यानी नेम के अंदर 7 कैरेक्टर्स है ना, HAN3OVR4, यानी टोटल 7 कैरेक्टर्स हो गए। तो लेन उसको चेक करेगा कि कितने कैरेक्टर हैं, फिर उसको कंपेयर करेगा कि क्या वो इक्वल हैं 4 के। अगर ये कंडीशन हमारी मैच कर जाती है तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसको क्या करें, हम उसको कलर में हाईलाइट करें। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू बोल्ड हो जाए, नाम, वो नाम रेड कलर में आना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड में जो कलर आना चाहिए वो लाइट कलर आना चाहिए, थोड़ा शेड ये वाला। तो मैं उसको इस मार्क कलर में मार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए क्या होता है। आप देखिए इसमें ऊपर से लेके नीचे तक में जितने भी नेम 4 कैरेक्टर वाले हैं, सिर्फ वो ही नेम आपके हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे जॉन रह गया, क्योंकि इसमें जॉन में आगे स्पेस दिया हुआ है, आप स्पेस मिटा देना, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, बोलिए आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, फिर क्लियर सबको गाइस? कोई डाउट किसी को किसी तरीके का? ठीक है, तो आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आज आपको मैंने कराया। फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर अपन कल उसको डिस्कस करेंगे।
रेगुलर टाइम रहेगा, सेम टाइम अब 11 o'clock, ठीक है, मॉर्निंग। Yes, sir. तो मैं मैसेज आपको ग्रुप पे भेज ही दूंगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है सर। सर वो हाँ आपने जी। मेल के लिए बोला था ना, वो मेल आया था, मैंने चेक किया था, तो उसके अंदर ना फाइल्स दे रखी हैं, मतलब पीडीएफ दे रखी हैं और एक्सेल की फाइल भी दे रखी हैं, तो उसमें नहीं, कुछ प्रॉब्लम आया है तो कौन सा मेल सर, मैं समझा नहीं, सॉरी। एक एक्सरसाइज 1 करके कोई एक मेल आया है। वो मैंने आपको जो उस दिन कराया था, आई थिंक वो भेजा था क्या? क्या एक्सरसाइज 1 नाम से? मैं समझा नहीं सर, सॉरी, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कुछ। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। हमने ऐसा कुछ बोला था आपको सर कि प्रैक्टिस के लिए या फिर ऐसा कोई मतलब कोई बुक्स वगैरह या ऐसा कुछ हो प्रैक्टिस मटेरियल, तो आपने बोला आपके पास एक मेल आया होगा, तो एक्सरसाइज 1 करके जिप फोल्डर से मेल आया था। एक्सरसाइज 1 नाम से किसके मेल, किसके नाम से आया वो अंकित मेल? पंचाल के नाम से। अंकित पांचाल? नहीं सर, अंकित पांचाल तो यहाँ पे कोई है नहीं। आप बताएंगे जरा मेल वो एक बार मेरे को, क्या है, किस रिगार्डिंग मेल है वो, सब्जेक्ट क्या है उसका? सब्जेक्ट तो सर यही था कि एक्सरसाइज 1 जिप फोल्डर, डियर स्टूडेंट काइंडली फाइंड द अटैच्ड जिप एक्सरसाइज 1 फोल्डर, यू नीड टू अनकंप्रेस इट, और वही पीडीएफ की वर्किंग फाइल है एक्सेल में, आपको स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करनी है, ऐसा कुछ करके एनआईटी से आया था। सर एक बार वो मेल मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा आप, मैं एक बार उसको चेक कर लूंगा, पूरा मेल जो भी हाँ आपके पास है ना। ये मेरी मेल आईडी है, आप इस पे फॉरवर्ड करना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है सर। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। ठीक है सर सर मैंने आज से क्लास ज्वाइन की है, तो पहले की क्लास में तो राजेश, पहले वाली क्लासेस फिर अपन आगे कवर करेंगे फ्री टाइम पे, ठीक है? अभी जहाँ से कंटिन्यू किया है वहीं से आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है? जैसे भी फ्री टाइम होगा ना उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, फिर उस टाइम मैं आपको कवर करा दूंगा। सर वो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए अभी ये जो मैंने आपको बताया सेम इन्हीं को आप प्रैक्टिस करके देखो। आप कहो तो मैं आपको ये जो फाइल है मैं आपको मेल कर देता हूँ सबको। तो हाँ आप सर। लोग ऐसा करिए, जो ये जो मैंने आज आपको ये 2x वैलिडेशन के लिए ये जिन फाइल्स में मैंने बताया, ये 2 फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ मेल्स पे। तो आप लोग प्लीज अपनी अपनी मेल आईडी मेरे को फटाफट से चैट मैसेज में लिख के भेज दो। ये चैट मैसेज है जूम के अंदर, उसमें आप अपनी अपनी मेल आईडी सभी मुझे लिख के भेज दो प्रॉपर कैपिटल लेटर में। तो मैं आपको ये फाइल अभी जो इस पे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, बताएं एग्जांपल, उस पे ही आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। सर नहीं तो ग्रुप में ही डाल दीजिए, अगर कुछ ज्यादा इजी रहेगा। सर ग्रुप में एक्चुअल में क्या, ये फाइल मेरे पास पेन ड्राइव में है, अच्छा तो ठीक है मैं सर। इनको मेल पे ही फॉरवर्ड करना चाहूंगा, बेटर रहेगा। तो आप अपनी अपनी मेल आईडी दे दीजिए, आगे फर्दर जितनी भी एक्सरसाइज होंगी ना सब मैं उसी पे फॉरवर्ड करता रहूंगा फिर। सर व्हाट्सएप पे भेजना है या कैसे मेल? आप अपनी मेल आईडी लिखो चैट बॉक्स में, ये चैट मैसेज है ना जूम में, हाँ उसमें जाके मैसेज टाइप करो, अपनी ईमेल आईडी लिख के भेज दो बस। करता हूँ सर। एक क्लास ही तो लग रही है अभी। हाँ जी, अभी एक ही लगेगी। ठीक है। सौरभ तुम अपने आप को खुद करो अनम्यूट यार, मेरी तरफ से तो अनम्यूट ही हो। ये राजेश क्या सर ईमेल आईडी है? पूरी जीमेल है क्या आगे? हाँ सर। पूरा तो लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसका रिकॉर्डिंग आएगा आज वाले सेशन का? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके।
एन की ईमेल आईडी आ गई, सौरभ की आ गई, अपूर्वा सारांश की आ गई है, सौरभ राजेश जीमेल पे है, अभिषेक सर के आ गए हैं, राजेश भाटी। ठीक है, सबका हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 11 o'clock सेम टाइम। Thank you. ओके, वेलकम। थैंक यू सर। बस सर, कंप्लीट वही नया पीछे से। हाँ लाइन से पूछ लेना, हम वाली क्लास को जो ना पीडीएफ का ऐसे स्कैन कर दे। फिर वो ना मुझे मंजू को बोलो को ठीक नहीं है। मंजू की तो कभी की आ गई होगी, वो तो बहुत पहले आ गई उसकी तो। बाकी कोई नहीं है। बाकी सर अब इन लोगों का क्या डिस्कशन है अभी पता नहीं। मेरे साथ तो नहीं है, मुझे कोई सुनना पड़ेगा। तो मेरे में तो आ ही नहीं रहे ना, बैठ ही नहीं रहे। आज मेरे तो माली नगर वाले बैठे हैं, अम्बावड़ी वाले तो एक दो आते हैं क्लास में, एक दो आ रहे हैं, मेरे तो बैठ ही नहीं रहे। पिछले 8-10 दिन से देख रहा हूँ मैं रेगुलर, मतलब सिर्फ 2 बच्चे अटेंड कर रहे हैं अम्बावड़ी से, बाकी कोई नहीं अटेंड कर रहा। नहीं, मंजू तो कर ही नहीं रही है, सिर्फ शिवम और स्टेफन, ये 2 बच्चे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं ज्वाइन, नहीं तो इनका भी चीज बोल रहा है। अब पता है यही कर रहे हैं। बाकी शिवम भी अभी 2, स्टेफन ने किया, शिवम ने नहीं किया अभी पिछले वाली क्लास में, पर रेगुलर यही आ रहे हैं। लोकेश इनके तो 2 बजे लूंगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसी पर बात। इनका क्लास तो ऑलमोस्ट हमारा मई से चल रहा है। बिल्कुल 18 मई से रेगुलर चल रहा है। रेगुलर चल रहा है ना, तो दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, तो एक बार